इंडिया में जनरली आप देखिए ना, जो हमारा टाइम था, वी वर ओनली टोल्ड बाय आवर पेरेंट्स कि जो है आपको बड़े होके एक अच्छे जॉब में जाना है, प्रोफेशन जाना है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता, नो नेवर। ये इट इज़ बाई से कोइंसिडेंस। मेरी बीएससी किया मैंने, बीएससी करने के बाद आई वेंट टू एयरफोर्स। ओके। So I have flown for 1.5 years as a pilot officer in Indian Air Force Flying Branch. Nice. फॉरेस्ट ऑफिसर एक विडम्बना ये है जो आपने कहा कि हम इतने सोसाइटी में बैकग्राउंड, वी आर नॉट विजिबल टू पीपल, राइट until you happen to go to some tourist place like some park or something, you come वगैरह जो रिजॉर्ट्स हैं। मैंने ज्वाइन करने पहले मैंने खुद फॉरेस्ट ऑफिसर को केवल फिल्मों में ही देखा था। अच्छा। थैंक गॉड कि आवर गवर्नमेंट सब नाउ रियलाइज्ड and there is no organized crime. हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे तो they were organized crime. They used to come to forest area forcefully कर रहे हैं and they were all big shots. आपको उनसे भिड़ना पड़ता था। तो मेरी जीप पे ट्रक भी चढ़ाई गई है। अच्छा। लेकिन somehow कि 1 मिनट पहले मुझे पता नहीं, I had this intuition. अब मैं अपने रेस्ट हाउस पे उतर गया था। It was on the border of UP MP. And the people who were involved were very big shot. They were rather chosen representatives. मैं अब नाम तो नहीं ले सकता उनका, लेकिन वो एमएलए एमपी थे। वास्तव में मतलब अब मैं कह सकता हूँ बड़े कन्विक्शन के साथ कि फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है, आप कितने भी परेशान हो, यू माइट बी डिजेक्टेड, यू माइट बी डिप्रेस्ड, एक बार आप फॉरेस्ट में जाके अपने आप से बैठ के बातें करिए आधे घंटे 1 घंटे, तो you'll feel peace with yourself। और आपको जो फॉरेस्ट्री से वो मिलता है, वो मैं समझता हूँ कि शायद इसलिए कहना कि मे बी आई एम कोई एक आध इधर उधर तो क्योंकि फॉरेस्ट्री में एक ट्रैंक्विलिटी है, जो एक सीरेनिटी है, वो आपको कहीं और मिल नहीं सकती है। बस ये है कि फॉरेस्ट सर्विस में जो जाए उसको ये जरूर सोचना चाहिए कि वो आईएएस या आईपीएस की तरह से लाइमलाइट में शायद ना आ पाए। राजस्मृति शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट यानी वन की, और हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर मिस्टर कमलेश कुमार पांडे। वेलकम टू द शो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम लोग हमेशा जो शहर में रहते हैं, हमें वन से बहुत फैसिनेशन होता है। हम चाहते हैं जंगलों में जाना, फॉरेस्ट में जाना, माउंटेन्स पे जाना, बट कहीं ना कहीं हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कितनी मेहनत लगती है फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने में, डेवलप करने में, और किस तरह से फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, एक योगदान है हमें जो एक अच्छी लाइफ जो हम जी रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य जो हमारा है, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का वो है। तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। थैंक यू मैम। फॉरेस्ट के बारे में आपने पूछा तो लेट मी टेल यू कि फॉरेस्ट तो मोस्ट प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव थिंग मैन न्यू वाज फॉरेस्ट्री। जंगलों में रहते थे और वहां से डेवलप करते करते वी हैव इनफैक्ट पूरा अर्थ ही जंगल ही था, पूरा जंगल ही था, नेचर, और जंगल में लोग रहते थे, फिर डेवलप हुए, देन विद इन्वेंशन ऑफ फायर, देन एग्रीकल्चर एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव कम टू दिस स्टेज। फॉरेस्ट के बारे में आप कह रहे थे, फॉरेस्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंटिटी, लुक्स वेरी सिंपल, बट देयर इज अ इकोसिस्टम चेन इज देयर। एक डिपेंडेंस एक एनिमल से दूसरे की कैसे है, एंड वी नो दैट ऑन द टॉप देयर इज अ टाइगर, एंड अब तो टाइगर के ऊपर मैं एनिमल के ऊपर ह्यूमन बीइंग को मानता हूँ, बिकॉज नाउ इट इज मोस्ट पावरफुल स्पीशीज। तो सारी डिपेंडेंस है कि हर्बीवोर्स आर डिपेंडेंट ऑन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में भी जो है कई सारी चेन है। देन सिमिलरली कार्बन साइकिल, फूड साइकिल, ये सब उसी से गवर्न होता है। फॉरेस्ट में यूँ कहूँ कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को, तो बेस्ट मैनेज प्रैक्टिस इज नोन एज कि नॉट टू डिस्टर्ब फॉरेस्ट इन एनी वे, बट समटाइम्स यू नीड इट, क्योंकि आदमी की अपनी जो है कुछ नीड्स हैं, उसके हिसाब से फॉरेस्ट का मैनेजमेंट होता है। अगर हमको कहीं पे जो है किसी एरिया से हमको वुड चाहिए तो वी मैनेज फॉर वुड, कहीं से हमें मेडिसिनल प्लांट्स चाहिए तो वी मैनेज फॉर मेडिसिनल प्लांट्स, कहीं हम केवल बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना चाहते थे, आवर मैनेजमेंट गोल्स एंड सिस्टम एंड प्रोसेस चेंज, कहीं पे हम टूरिज्म, इको टूरिज्म डेवलप करना चाहते थे, वी मैनेज फॉरेस्ट लाइक दैट। तो डिफरेंट प्रैक्टिसेस आर देयर, और हम लोग तो ऑफिसर के रूप में काम किया, लेकिन एक्चुअली हमारी जो बैकबोन है वो आर
unsung heroes of our society, forest guard, foresters, up to range officer, वो सारे जंगलों में ही रह के, और हमारे जो वॉचमैन हैं, वॉचर्स हम लोग उनको बोलते हैं, दे आर एक्चुअली द पीपल हु आर मैनेजिंग। और हम लोग तो जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उनको गाइडलाइंस देते हैं कि देयर इज अ मैनेजमेंट फॉरेस्ट के लिए एक अब सिस्टमेटिक हो चुका है, तो हम 10 years का एक प्लान बनाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट डिवीजन, एंड देन दैट इज मैनेज्ड, दैट इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो अप्रूव हो जाता है, तब उसी के बेसिस पे नेक्स्ट 10 years तक हम उसको करते हैं, मिड टर्म रिव्यू भी करते हैं कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज वेयर डिविएशंस हैव टेकन प्लेस। तो इसी तरह से फॉरेस्ट मैनेजर बेसिकली आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं, जो फिर आपके नीचे के लोग जो एक्चुअल फॉरेस्ट में रहते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और सेफगार्ड करते हैं। बिकॉज अभी हम देख रहे हैं जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है और जिस स्पीड से होता जा रहा है, फॉरेस्ट कवर बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। हम ग्लोबल वार्मिंग से अब ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ जा रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव रियलाइज कि प्लांट्स का होना, ट्रीज का होना, फॉरेस्ट का होना कितना ज़रूरी है। तो आपने कभी सोचा था कि आप एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनेंगे और उसके लिए किस तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी? किस तरह से आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया? आपने एक यक्ष प्रश्न पूछा है। इंडिया में जनरली आप देखिए ना, जो हमारा टाइम था, वी वर ओनली टोल्ड बाय आवर पेरेंट्स कि जो है आपको बड़े होके एक अच्छे जॉब में जाना है, प्रोफेशन जाना है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता, नो नेवर। ये इट इज़ बाई से कोइंसिडेंस। मेरी बीएससी किया मैंने, बीएससी करने के बाद आई वेंट टू एयर फोर्स। ओके। So I have flown for 1.5 years as a pilot officer in Indian Air Force Flying Branch. Nice. But then I got grounded from Air Force Academy and further I could not continue. I was supposed to go to admin branch of ground duties. मैंने उसको मना किया। मैंने कहा जब ज़मीन पे बैठना है तो मेरा सिलेक्शन CDS के थ्रू था, आर्मी में भी था, नेवी में था, तो मैं गया नहीं। फिर मैं लौट के आया, मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि एवरी टाइम एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ बिफोर यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, तो डोंट ज्वाइन ग्राउंड ड्यूटीज। तो मैं लौट आया, मैंने दोबारा एग्जाम दिया एंड देन आई ज्वाइन फॉरेस्ट सर्विसेज। इट वाज बाय चांस दैट दिस वाज द फर्स्ट कंपटीशन व्हिच वाज अवेलेबल टू मी, एंड देयर वाज अ प्रेशर ऑन मी कि आप एक जॉब छोड़ के आए हैं, तो रिलेटिव्स भी तमाम बातें कहते हैं, सोशल प्रेशर एक जो होता है, पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर। तो उससे अंत में युवा फर्स्ट जॉब, और ये संयोग कहिए कि पहली जॉब में सिलेक्शन हो गया, तो देन अगेन आई जॉइंड एज फॉरेस्ट ऑफिसर। और मैंने 35 years ऑफ सर्विस फॉरेस्ट में की। इंडिया के लगभग हर फॉरेस्ट को हमने देखा है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आई वॉज ट्रेन्ड एट कोयम्बटूर। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेजेस का जो है वो MSc फॉरेस्ट्री की डिग्री देते हैं। और इसमें वाइल्ड लाइफ, सोशल फॉरेस्ट्री, देन तरह तरह के ब्रांचेस हैं, तरह तरह के ब्रांचेस हैं। सोशल, इसमें सॉइल साइंस भी है, इसमें बॉटनी भी है, सिस्टमेटिक बॉटनी है, देन प्लांट पैथोजेंस भी है। देयर आर सो मेनी, एनीथिंग यू नेम, इवन फॉरेस्ट इंजीनियरिंग भी है कि आवर रोड्स, आवर चेक डैम्स वी डिजाइन, वी डोंट कॉल आउटसाइड एजेंसीज। हम फॉरेस्ट ऑफिसर के रूम में अपना खुद ही बनाते हैं। तो मतलब एक बच्चा अगर फॉरेस्ट से उसको अगर प्यार है, वो जाना चाहता है, तो ही कैन जॉली वेल टेक इट एज अ प्रोफेशन। और इसमें भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जिसको वो पिकअप करके, अगर उसको प्लांट्स में है तो वो उस तरह का ले सकता है, सॉइल वगैरह में है तो उस तरह का है, प्लानिंग में है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स वगैरह में जा सकता है। एक्चुअली एनीबडी कैन हु इज इंटरेस्टेड फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर एक विडम्बना ये है जो आपने कहा कि हम इतने सोसाइटी में बैकग्राउंड, वी आर नॉट विजिबल टू पीपल, राइट until you happen to go to some tourist place like some park or something, you come वगैरह जो रिजॉर्ट्स हैं। मैंने ज्वाइन करने पहले मैंने खुद फॉरेस्ट ऑफिसर को केवल फिल्मों में ही देखा था। अच्छा। मैंने खुद भी नहीं देखा था फॉरेस्ट कैसा होता है। मतलब आपको आई थिंक भगवान ने चूज किया इस प्रोफेशन के लिए, एंड देन यू थॉरली एंजॉयड इट, एंड 35 years इज अ लॉन्ग टाइम। 35 साल अगर आप कुछ चीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक वो प्यार, एक लगाव होता है। धीरे धीरे, शुरू में तो नहीं लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते मैं वास्तव में, मतलब अब मैं कह सकता हूँ बड़े कन्विक्शन के साथ कि फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है, आप कितने भी परेशान हो, यू माइट बी डिजेक्टेड, यू माइट बी डिप्रेस्ड, एक बार आप फॉरेस्ट में जाके अपने आप से बैठ के बातें करिए आधे घंटे, 1 घंटे, यू विल फील पीस विद योर सेल्फ। और आपको जो फॉरेस्ट्री से वो मिलता है, वो मैं समझता हूँ कि शायद
शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मे बी आई एम कोई एक आध इधर उधर तो क्योंकि फॉरेस्ट्री में एक ट्रैंक्विलिटी है, जो एक सीरेनिटी है, वो आपको कहीं और मिल नहीं सकती है। बस ये है कि फॉरेस्ट सर्विस में जो जाए उसको ये जरूर सोचना चाहिए कि वो IAS या IPS की तरह से लाइमलाइट में शायद ना आ पाए, क्योंकि आप फॉरेस्ट में क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। हमने बहुत बड़े बड़े जो है माफिया पकड़े हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल्स को डील किया है। हमने जैसे एक मूवी देखी थी वीरप्पन, वो जो एक मूवी है और जिसमें उसमें चंदन की लकड़ियों की तस्करी होती है, कितने लोगों को मारा गया, फिर किस तरह से उसको पकड़ा गया। तो आपकी कुछ मेमोरीज हैं इस तरह के फॉरेस्ट से? ये तो हम लोगों ने सारी जिंदगी किया है पकड़ धकड़ काम, लेकिन कुछ मेमोरीज ऐसी हैं कि मैं आज याद करता हूँ कि जैसे हम लोगों ने, मैं रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रामनगर इज अ पेरेंट डिवीजन, मैं वहाँ पोस्टेड था। हमारे जंगल से जो है खैर की लकड़ी, खैर ये कत्था वुड, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली दैट टाइम। इवन एक ट्रक लोड करीब उस जमाने में ये 5 से 8 लाख के बीच में होता था, और हमारे जंगल से 2 ट्रक लकड़ी निकल गई। अच्छा, इट वॉज अ प्रेशर ऑल्सो, और हम वी वर इन सर्च एवरी डे। तो मैं एक अपने बैरियर पहुंचा तो वहाँ देखा कि एक निकासी परमिट होता है, तो फ्रॉम लोकल प्लेस उसको जाना था रामनगर, लेकिन जो है हमारी कॉपी में तो रामनगर लिखा हुआ था, वहाँ पे बैरियर की कॉपी में मैनपुरी लिखा हुआ था। तो मैंने देखा कि ये देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैंने कहा, अपने उसमें मैं इसी हफ्ता असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मैंने अपने DFO से बात की, मैंने कहा कि सर ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, यही ट्रक मुझे लग रही है। हम लोगों ने उस ट्रक का पीछा किया, वो ट्रक तो नैनीताल से चल के 8-10 डिस्ट्रिक्ट पार करके रात 9 बजे हमने मैनपुरी में एक कत्था फैक्ट्री थी, हमने वहाँ जाके उस ट्रक को अनलोड होने वाली थी, हम लोगों ने उसको पकड़ा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि some of our own men, even police, they were all having a party over the success of that illegal transportation of wood। तो ये कितनी बहुत बड़ी विडंबना है। और रात में 10 बजे वो लाने नहीं दे रहा था, लेकिन अंत में हम लोगों ने जिद की, हमारे साथ फोर्स भी थी, हम लोगों ने घसीट के ट्रक जो है निकाली। जुडिशरी से हमको थोड़ा सा सहयोग नहीं मिल पाया, जुडिशरी जो है उसको ट्रक को रिलीज कर दिया। हम तुरंत DG के पास गए, CGM ने छोड़ा, हम DG के पास गए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अंत में ट्रक हमने अपने पोजीशन लिया, फिर उसको भेजा। इस तरह के तमाम इंसिडेंट्स होते रहते हैं मैम। मतलब कहने का मतलब लाइफ एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर इज नॉट इजी, नॉट इजी एट ऑल मैम, एंड चैलेंजेस। एंड आई थिंक जितने एनिमल्स के थ्रेट हैं उतने ह्यूमन थ्रेट्स भी उतने ही ज्यादा हैं। मैम दूसरा इंसिडेंट बताऊं, ये नोटेबल इसलिए है कि एक मैं लखीमपुर खीरी का DFO था, और हम लोगों ने एक लैंड का इंक्रोचमेंट होता है, तो वी गॉट अ पोजीशन ऑफ 800 एकर्स ऑफ लैंड, और हमने उसमें कहा कि इतना पैसा तो मिलता नहीं है, तो हमने कहा इसको जो है बिट्स एंड पीसेस में प्लांटेशन करते ताकि ये सुरक्षित हो जाए। हम लोग कर रहे थे, लेकिन अचानक हमारी टीम पर कुछ लोकल लोगों ने, जो नक्सलाइट्स हैं उस एरिया में काम करते हैं ऑन द नेपाल बॉर्डर, उन्होंने अटैक किया। हमारे एक फॉरेस्टर को उन्होंने तलवार से मारा, उसका सर जो है फट गया था। एक वॉचर का पूरा हाथ कट गया था, केवल नर्व से जुड़ा हुआ था। मैंने तुरंत उसको भेज के, खैर वी कुड रेस्क्यू हिज हैंड। हमारे 3 और लोग घायल थे, लेकिन इस प्रोसेस दौरान हमारे भी आदमी ने टेल किया था, उनका एक कोई आदमी मर गया। आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, लेकिन नेम लेना ठीक नहीं है। एंड देन ऑल पीपल फ्रॉम एडवोकेट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, नॉट लोकल, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स, दे स्टार्टेड। एंड पुलिस का जैसा रोल होता है, पुलिस बड़ी आजकल थोड़ा सा वो हो जाती है, मुझे कहने में वो लगता है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि साहब DFO साहब के लोगों ने हत्या कर दी। अगले दिन पेपर में जो है यही छप गया कि आ गया। तो उन्होंने पूछा प्रेस में, तो हमने कहा कि किसने कहा, बोले कि SP साहब कह रहे थे। SP बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि आपने जिस मौके पे हुआ, क्या आपने उसका कोई फोरेंसिक टेस्ट कराया? बोले नहीं। हमने कहा वेपन्स का बैलिस्टिक टेस्ट? नहीं। हमने कहा IO आपने कोई सी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर आपने इसमें रखा है? बोले नहीं। तो हमने कहा फिर आपको देवी ने दर्शन दिए थे कि आपने बता दिया DFO के आदमी ने हत्या कर दी? तो मैंने कहा कि भाई, बोले सर उसके मुंह पे पूरे छर्रे लगे। हमने कहा वो, अगर मैं तो एयरफोर्स में भी रहा हूँ, मैं फॉरेस्ट में भी रहा हूँ, अगर कोई लोकल वेपन इस्तेमाल होगा इट माइट बस्ट, उसके सारे छर्रे कहाँ लगे? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सडनली सारे प्रेस वाले उनसे पूछने लगे, आप बताइए सर आपने कैसे कह दिया? टेबल वाज टर्न डाउन। उसके बाद जो है वो सॉरी बोलने लगे, और अगले दिन हमारा सारा स्टाफ, अदरवाइज व्हाट इमीडिएट अरेस्ट, लेकिन सबको हमने बचाया, केस लड़ा, फाइनली सब लोग फ्री हुए।
आप सही काम करके भी आप कटघरे में खड़े होते हैं। मेरा ये बताने का मुझे लगता है आप अगर सही काम करते हैं तो आप ज़्यादा कटघरे में खड़े होते हैं बशर्ते गलत काम, बिकॉज लोग गलत ही कह रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि कितनी बड़ी विडम्बना है, हम एज अ लेमैन, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, हम अगर शहर में घूम रहे होते हैं तो हम सरकार को कहीं ना कहीं कर्ज करते हैं कि भाई देखो इतना क्यों कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी चीज़ें क्यों बन रही है, फॉरेस्ट एरिया हमारा डिप्लीट हो रहा है। बट उस फॉरेस्ट को हथियाने वाले भी हमारे जैसे ही लोग हैं जो अपने ग्रीड के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए वो या तो सरकारी लोगों को घूस दे रहे हैं और ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पेड़ कटवा रहे हैं, और फिर हम परेशान होते हैं कि बाढ़ क्यों आ रही है। बाढ़ की बार मैम ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे कोई नई इंडस्ट्री हो, हर जगह बेसिकली फॉरेस्ट्री तो फॉरेस्ट या फॉरेस्ट पैच क्लियर होता है। सही बात है। इसके लिए एक बाकायदा प्रोसेस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के करती हैं। इसमें भी बहुत प्रेशर बनते हैं, माइनिंग को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। मैं डीएफओ मिर्जापुर भी रहा हूँ, तो दैट इज़ माइनिंग एरिया। बुंदेलखंड में रहा हूँ, दैट इज़ माइनिंग एरिया। वहाँ पर अब तो खैर थैंक गॉड कि आवर गवर्नमेंट्स हैव नाउ रियलाइज्ड एंड देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे तो दे वर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दे यूज्ड टू कम टू फॉरेस्ट एरिया, फोर्सफुली कर रहे हैं, एंड दे वर ऑल बिग शॉट्स। आपको उनसे भिड़ना पड़ता था। तो मेरी जीप पे ट्रक भी चढ़ाई गई है। अच्छा। लेकिन समहाउ कि 1 मिनट पहले मुझे पता नहीं, आई हैड दिस इंट्यूशन। मैं अपने रेस्ट हाउस पे उतर गया था। इट वाज ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी एमपी, एंड द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड वर वेरी बिग शॉट। दे वर रादर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। मैं अब नाम तो नहीं ले सकता उनका, लेकिन वो एमएलए एमपी थे। फिर हमारे एसपी थे, उसमें उन्होंने मदद की हम लोगों की पूरी। जो सारे लोग पकड़े गए, वो ट्रक पकड़ी गई, सब कुछ हुआ। देन फाइनली आई वाज ट्रांसफर्ड कि अब तुमने कुछ ज़्यादा ही कर लिया अब यहाँ से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। मैम ज़्यादा कम कुछ होता ही नहीं। मौके पर आपको जो लगता है, सपोज यू आर ऑन द स्पॉट, आपको लग रहा है कि ये करना है तो आप करते हैं। आप ये नहीं देखते कि अब ये ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। अगर आपका, जैसे आप पेशेंट को डील कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई एनी सॉर्ट ऑफ इंजेक्शन, एनी मेडिकेशन, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड यू विल डू इट। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जो हमने उस समय उचित समझा हमने किया, तो उसी का जो है समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आवर ओन सिस्टम वो आपको प्रेशराइज करता है। उसमें कभी कभी हरदम तो नहीं होता, लेकिन समटाइम्स सो हैपेंस कि आपका अपने ही मंत्री जी कह रहे हैं, आपके अपने ही बिग बॉसेस कभी कह देते हैं अरे यार इसको देख लेना। तो वो समय बड़ी डिफिकल्ट होती है। नाइदर यू कैन से नॉर यू कैन से यस, बट फाइनली यू हैव टू से नो। रीजन बीइंग कि अगर आपको सुरक्षित रहना है, वरना आप देखिए तमाम ऑफिसर्स हैं, सर्विस के बाद भी पीपल आर गोइंग टू पनिश्ड, जेल जा रहे हैं। वो तो है। आप, मुझे लगता है अगर आपने जिंदगी में कुछ गलत किया है और आपका अगर स्वाभिमान उसको अलाउ, इनर कॉन्शियस आपको नहीं अलाउ कर रहा है, तो उस समय भले ना मिले, बट एंड ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं आपको उसका भुगतान करना ही पड़ता है। तो 3-4 बार ऐसे ओकेजन्स आए हैं कि आप भी बहुत बुरी तरह से हमारे साथ जो है फंस गए मीटिंग्स में। जो है कभी 1-2 बड़े मंत्रियों ने भी कहा, मैंने उनको समझाने की कोशिश की, फाइनली दे लिसन, लेकिन उस दिन उस मौके पर तो मुझे सुनना ही था जो है। बिल्कुल। तो आप आई थिंक 35 इयर्स में आपने बहुत सारी पोस्टिंग्स आपको मिली और भारत के बहुत सारे फॉरेस्ट को आपने देखा होगा पास से रह के। सबसे खूबसूरत फॉरेस्ट कौन सा है इंडिया में? मैम वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि किसी फॉरेस्ट को किसी से कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज एवरी फॉरेस्ट हैज गॉट इट्स ओन पिक्यूलियरिटी। जैसे अगर आप विंध्याचल रीजन के फॉरेस्ट देखेंगे, तो अब ये आप इस फॉरेस्ट जाए तो यहाँ डेंस फॉरेस्ट नहीं है। अच्छा। लैंड इज ऑल्सो वेरी, मतलब जो है 1-2 इंच के बाद के सीधे रॉक है, लेकिन इसके फॉरेस्ट यूनिक सिस्टम है, ये कहीं और मिलेगा। ये विंध्याचल रेंजेस, अरावलीज, दे आर द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम, हिल सिस्टम ऑफ इंडिया। इफ यू गो टू हिमालयास, तो आप देखिए जो है गढ़वाल का, देखिए तो गढ़वाल का मोस्ट फ्रेजाइल सॉयल है। अगर यूँ हाथ आप लगा देंगे चक्राता कनासा या ऊपर, तो वो पूरी सॉयल गिरती है, इसीलिए लैंडस्लाइड, लैंडस्लिप से सब ज़्यादा होते हैं। कुमायूं रीजन अगर आप चले जाए तो वेल एस्टेब्लिश्ड है। साउथ इंडिया के जितने फॉरेस्ट हैं वो मोस्टली दे आर वेरी ब्यूटीफुल, डेंस ऑल्सो, और वो इरोजन से बने हुए हैं। कोई हिमालय की ओरिजिन जो है मैरीन ओरिजिन है, ये समुद्र से निकला हुआ पहाड़, सबसे यंगेस्ट हिल है। अच्छा, हिमालय यंगेस्ट वन है, और हमारा ये विंध्याचल और अरावली, दे आर द ओल्डेस्ट वन। तो आप एक फॉरेस्ट को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर आप हमसे कहें कि भाई अमेरिकन को और अफ्रीकन को कंपैरिजन करो, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक तो बता सकता है, भाई ये वाइट होगा, वो ब्लैक होगा,
ये ज्यादा रोबस्ट है, वो कम है, ये है, लेकिन यू कैन नॉट इक्वेट बिकॉज दे आर टू डिफरेंट यूनिक एंटिटीज हम नहीं करते हैं। सो राइटली सेड कि हर फॉरेस्ट की अपनी ब्यूटी है, जिस तरह से वो बना है हम कभी इस पे हमारा दिमाग नहीं जाता है कि कैसे फॉरेस्ट बने होंगे, जब भी बने होंगे किस क्या उनका ओरिजिन होगा, क्या उनका वो होगा। और हम जब जाते हैं फॉरेस्ट में तो मोस्टली आई थिंक हम अपने प्लेजर के लिए जाते हैं, अपने मजे करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो फॉरेस्ट जाते हैं, और आई एम श्योर आपको भी काफ़ी टूरिस्ट वगैरह मिलते होंगे फॉरेस्ट में, तो एक क्या चैलेंजेस आप टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से फेस करते हैं और क्या मैसेज आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो फॉरेस्ट जाते हैं, ताकि उनकी वजह से फॉरेस्ट का कोई नुकसान ना हो, वाइल्ड लाइफ का कोई नुकसान ना हो? मैम मैं 2 छोटे इंसिडेंट्स कोट करना चाहूँगा जस्ट टू गिव अ मैसेज। एक हमारे जानने वाले थे, आफ्टर हिज मैरिज ही केम टू फॉरेस्ट, कॉर्बेट में आए जी। मैंने उनको कहा कि आप जा रहे हैं, 2 चीज़ें करिएगा। रामगंगा इज अ रिवर देयर, वेरी ब्यूटीफुल रिवर, उसमें मत आप उतरिएगा, गाड़ी से उतरिएगा मत, आप जाइएगा रेस्ट हाउस, फिर आपको जो है सफारी मिलेगी, एलिफेंट सफारी या जीप सफारी। हमें अब सारा इंस्ट्रक्शन दिया, ही वॉज माई गेस्ट, तो लोगों ने केयर भी लिया। बट सडनली आई गॉट अ वायरलेस मैसेज कि साहब वो के पांडे साहब आपके जो फ्रेंड हैं, दे आर टेकिंग बाथ इन रामगंगा रिवर एंड वी हैव जस्ट स्टॉप देम, और हमने इनको अपने साथ बिठा लिया है। मैंने वायरस बोला कि उनको जो है रेस्ट हाउस ले चलो, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं पहुंचा तो मैंने कहा यार तुमको रामगंगा में मालूम है वहाँ इतने ज्यादा घड़ियाल और ये मगर है, अगर आपको खा लेगा तो नौकरी तो हमारी चली जाएगी ना। सही बात है। अब इट वाज अ सिंपल इंस्ट्रक्शन कि वॉट एवर यू हैव बीन टोल्ड फॉलो इट, नहीं माने वो। दूसरा एक सज्जन थे कि मैं एक दिन, मेरे ब्रदर आए हुए थे, तो मैं शाम को बिजरानी रेंज है वहाँ लेके गया, और मेरी गाड़ी कहीं रेड में गई हुई थी, तो मैं अपनी कार से लेके उनको, मारुति उसमें 800 बहुत अच्छी कार हुआ बिल्कुल, मारुति तो वैन और मारुति 800 बहुत चली है। मैं उनको लेके गया तो अचानक बीच में जंगल में चला रहा था, तो एक बीच रास्ते में मुझे एक लकड़ी का लॉग दिखा बड़ा, तो मैंने कहा इन लोगों ने कटिंग किया, लॉग यहाँ छोड़ दिया। तो मैं गाड़ी रोक के करीब 100 मीटर पहले मैं उतरा देखने के लिए कि व्हाट इज दिस। हम कॉशियस तो रहते हैं एज अ फॉरेस्ट। मैं 50 कदम चला तो वो लॉग हिला, तो देखा उस शाम का धुंधलका था, तो इट वॉज लेपर्ड। तो मैं धीरे से, मैं समझ गया, मैं तुरंत वापस आया, मैंने कहा यार ये लेपर्ड है, मैं कार में बैठ गया, मैंने कार थोड़ा और पीछे किया, और हमने कहा अब इसको आराम से देखो, ये मौका है गॉड गिवन, इट इज बाई कोइंसिडेंस दैट यू आर वाचिंग दिस। हम लोग देख रहे थे, इतने में पीछे से कार आ रही थी, तो मैंने उसको हाथ दिया जस्ट, लेकिन वो सज्जन जो थे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ थे, वो पूरी से हमको जो है, अगर मैं नहीं करता शायद ऐसा लगता था मेरे ऊपर से। और वो जब वहां पहुंचे तो लेपर्ड खड़ा हो गया पहले, तो वो कार का दरवाजा खोल के भाग लिया, अपनी बीबी और बच्चों को वही कार में छोड़ दिया। अब नाउ जस्ट सी की हाउ पैथेटिक, एंड दे वर क्राइंग। तो अब भागे, अरे भाई साहब हमने कहा तुमको मैं रोक रहा था, तुम गए नहीं, अब वहाँ छोड़ के चले आओ कार में, अगर लेपर्ड घुस गया कार में तो बहुत बड़ी खैर मैं धीरे धीरे कार के पीछे छिपते हुए गया, चूँकि फॉरेस्ट में था तो इतना अंदाजा था कैसे क्या करना है। मैं अंत में उनकी कार में बैठा, कार को बैक करके ले आया, और यू वोंट बिलीव द लेडी गॉट आउट फ्रॉम द कार एंड पहला स्लैप उसने अपने एक हस्बैंड को मेरे सामने ही लगाया। बोले इतने बेकार आदमी हमको छोड़ के चले आए, और भाई साहब ने होते तो मरवा ही दिए थे। तो मुझे ये लगा, अरे हमने कहा ये मत करिए प्लीज से, लेकिन पहले बहुत डरा। हमने कहा जब आपको फॉरेस्ट में है तो ये फॉलो द रूल्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो मैं लोगों से यही जनरली टूरिस्ट से कहता हूँ, ये हैव कम फॉर एंजॉयमेंट, आपका एंजॉयमेंट इतना एडवेंचरस न हो जाए कि इट बिकम्स अ मिसहैप और सम मिसहैपनिंग। वेरी ट्रू। और दूसरा ये जो टूरिस्ट जाते हैं जनरली किसी पार्क में जाते हैं, सेंचुरी में, तो उनका जो है होता है कि टाइगर दिखा कि नहीं दिखा, दिस इज द ओनली मोटो। राइट। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, बिकॉज टाइगर इज ओनली वन एनिमल ऑफ द होल गैमट ऑफ थिंग्स। तो आप अगर जंगल जा रहे हैं तो आप जंगल देखिए, पेड़ देखिए, तरह तरह के इतने ऐसे ट्रीज हैं, बर्ड्स की ऐसी वेराइटीज हैं कि यू माइट नॉट बी एबल टू सी आउटसाइड। पानी के झरने हैं, गधेरे हैं, तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं, तमाम और एनिमल्स हैं, इनको देखिए। अगर आपने उसको देखने में कंसंट्रेट कर रखा है तो आप तो बाकी चीजें देख रहे हैं, तो यू आर मिसिंग ऑल दोस थिंग्स। यूजुअली यही होता है कि हम जंगल जाते हैं या बच्चों को लेके जाते हैं तो टाइगर दिखाने जा रहे हैं, टाइगर अगर नहीं दिखा तो होता है कि पूरा ट्रिप हमारा बेकार हो गया, बर्बाद हो गई। जबकि यू हैव मिस्ड द होल ऑफ द थिंग। टाइगर नहीं दिखा तो कौन सी ऐसी बात है, सर्कस में जाके देख लेना, जू में जाके देख लेना। तो मेरा ये कहना है कि दिस इज अ वन सजेशन। और दूसरी बात है, डोंट ब्रेक द रूल्स। आप वॉट एवर रूल्स आर
वो कहते हैं ना जंगल का एक रूल होता है, और जंगल में जाना है, जंगल में रहना है, तो आपको वो नियम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जंगल के नियम ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं जंगल लॉ है, जंगल बहुत ही ऑर्डर्ड वे में बड़े नियम से चलता है, बहुत प्राकृतिक है उनके साथ। अगर जो है वो हमारा डियर पॉपुलेशन है, तो अगर वो घास में चल रही तो उनमें भी अलर्टनेस है कि हाँ भाई दे माइट बी अटैक फ्रॉम टाइगर, लेपर्ड और एनीबॉडी एल्स, और उनको पता होता है कि अभी ह्यूमंस आ रहे हैं, कि अभी टाइगर आ रहा है। या आपने बहुत बड़ी बात की ह्यूमंस का। जब 15 जून को पार्क बंद हो जाता था, मेरे डायरेक्टर थे मिस्टर एस नेगी साहब, तो उन्होंने 17 जून को मुझसे कहा, अरे पांडे कहाँ टहल रहे हो, जाओ बच्चों को लेके जाओ, अब जाओ कॉर्बेट में। हमने कहा सर क्या हो गया? बोले अरे आज मैं मॉर्निंग में आ रहा हूँ, सारे जानवर को पता है, कोई टूरिस्ट नहीं, सब जो है बाहर निकल गया है, फेस्टिविटीज में है। हम तुरंत गाड़ी लेके गए, देखा तो सारे जानवर जिनको हम ढूंढते थे वो सारे जानवर खुले में घूम रहे थे। हमारी गाड़ी देख के वो थोड़ा चौंके, लेकिन हम लोगों के लिए इट वाज अ ट्रीट। तो उनको भी मालूम चल गया धीरे धीरे कि नाउ दिस इज लीस्ट डिस्टर्बेंस ये जो मतलब वो भी एनुअल कैलेंडर उनका भी प्रिपेयर हो जाता है कि इस समय हमें इस जोन में जाना है, क्लॉक सेट हो जाती है। बिल्कुल। तो वो बहुत, एंड आई थिंक एनिमल्स आर मोर इंट्यूटिव एंड दे आर मोर रिसेप्टिव देन ह्यूमन, एक्सेप्ट देयर कॉन्शियसनेस लेवल जो बात हो रही थी कि नहीं उतने रेशनल नहीं है, बट दे थिंक वेरी नाइस। एक देखिए टाइगर निकलता है, राइट फ्रॉम बर्ड टू monkeys, सबको पता चल जाता है, गिविंग कॉल, अलार्म देते हैं, अपने अपने तरीके से देते हैं कि भाई निकल गया है, अब बच के रहना है। चीतल की आवाज़ अलग आएगी तो जो है सांभर की अलग आएगी, तो जो है बर्ड की अलग आएगी, बंदर अलग पेड़ पे, सब बताते हैं कि भाई देखो। उनका सिस्टम देख के आप यू गेट मेस्मराइज्ड। बल्कि एक ऐसा कांड हमारे साथ हुआ था कि हम लोग जंगल जा रहे थे। आई एम नॉट टेकिंग मोर टाइम। नहीं प्लीज, वी आर लविंग योर स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। हमारे एक बॉस हुआ करते थे, ही वाज कंजर्वेटर, मिस्टर पीसी जोशी। तो मैं आई वाज ऑलमोस्ट, इट वाज माय थर्ड पोस्टिंग, नया ही था। तो हम लोग वहाँ पे, ये मार्च अप्रैल का पीरियड होता है, दैट इज अ रीजनरेशन पीरियड है, दैट इज ऑल्सो द पीरियड फॉर मेटिंग ऑफ टाइगर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग घुसे, उन्होंने कहा चल पांडे, तो वो लैंटाना कैमरा आपने देखा होगा, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ऑरेंज कलर की, बड़ी झाड़ियाँ सी होती, दैट इज़ वेरी गुड फ्लावर, बट उसमें क्या होता है कि उसमें कांटे बहुत होते हैं। हमने कहा सर इसमें घुसना तो बहुत दिक्कत है। बोले अरे फॉरेस्ट ऑफिसर हो कैसे चलो। हम लोग गए, तो जब कुछ दूर चले तो अचानक जो है वहाँ पे एक धम्म की आवाज़ आई। तो मैं यूँ रिफ्लेक्स एक्शन में बैठा, तो मुझे किसी टाइगर के चलने की बैक पोर्शन की वो दिखा। तो मैंने कहा कि कोई टाइगर है। बोले अरे तुम मैदान से आए हो, ये पहाड़ में तुम डर रहे हो। तो हम कहा नहीं सर मैं डर और नहीं रहा हूँ, लेकिन बता। माने नहीं। बोले वो रेंज ऑफिसर थे, बोले अरे पंत जी देखो पांडे जी डर रहे हैं, तुम आगे आ जाओ। तो बोले अच्छा रहने दो, मैं आगे हो जाता हूँ। खैर चलते रहे। थोड़ी देर बाद फिर बहुत ज़्यादा अचानक हिरनों की दौड़ने की आवाज़ आई। तो हमने कहा सर ये देयर इज डेफिनेटली देयर इज टाइगर अराउंड। बोले अरे नहीं यार कंफ्यूज यार, मैं इतना मेरा अनुभव, तो उनके अनुभव को मैं नकार नहीं सकता था। तो मैंने कहा, और मुश्किल से 150 कदम गए होंगे, एक मीठी नीम जो करी लीव्स होती है इसका पेड़ था, उन्होंने न्यू जो ब्रांच हटाई, तो उसके पीछे एक रॉक थी, और रॉक के ऊपर फुल मेल ग्रोन टाइगर, जैसे आपकी डोर है इतनी दूरी, मुश्किल से 10 कदम पे टाइगर ने हमको लोगों 3 लोगों को देखा। अच्छा टाइगर जो है 2 पाये से बहुत डरता है, कोई भी जानवर। अगर आप टाइगर से बचना है तो इस अगर हाथ वाथ उठा लीजिए तो और भी सोचेगा लंबाई है इसकी। अगर आप बैठ गए तो सोचता ही चौपाया है, तो वो तो फिर चौपाया का तो अपना ये मेरा प्रे है, सब्जेक्ट है, प्रे है। तो उसने देखा तो वो भी घबराया, और हम लोग भागे इधर, और उसने जंप मारी हम लोगों के ऊपर से, और वो हम लोग क्रॉस करता, और दूसरी साइड हम डायगनली अपोजिट जो है भागे। और इतना ज़्यादा वो कांटे वाटे सब लग गए थे हाथ में, मुंह में, सब कुछ में। करीब 100 मीटर भागने के बाद हम लोग थोड़ा रुके कि भाई कहाँ है टाइगर। टाइगर का पता नहीं, वो अपनी जगह चला गया। तो मैंने कहा सर आप, मुझे गुस्सा भी चढ़ा। हमने कहा सर आप, ही फेल्ट वेरी सॉरी, अरे सॉरी। हमने कहा मैं आपसे लगातार कह रहा था, यू आर नॉट लिस्निंग टू मी। हमने कहा आप चलिए। बोले अरे आप कहाँ चले? हमने कहा आप तो चला गया, आप चलिए मेरे साथ। तुरंत हमारे गार्ड्स वगैरह थे, हम गन मंत्री हमने बुलाया। अंदर गए तो देखा तो वहाँ पर मुझसे रॉक के पास खूब सारे पगमार्क्स, और 2 टाइगर्स के थे, मेल फीमेल दोनों ही थे। और दोनों, वो पहले जो दिखा तो वो मेल या फीमेल रहा होगा, ये वाला। फिर तो उन्होंने कहा तो ये मेरे जिंदगी का सबसे क्लोज इनकाउंटर टाइगर के साथ मेरा ये हुआ है। वो भी है कि जंगल में आपको एक इंट्यूशन जो होती है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपको यू हैव टू वेरी अलर्ट इन द फॉरेस्ट।
जैसे नदी किनारे अगर आप दुधवा कभी गई हो, मैं गई हूँ 2-3 बार, तो वहाँ पे एक दुधवा के जस्ट पहले एक जो है रिवर बहती है, खूनी नाला उसको बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ स्ट्रीम है। मैं पहली बार पहुंचा दो आई वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस, बट लेकिन मैं उतर के ऐसे ही चलने लगा था, तो हमारे अर्दली और ड्राइवर दौड़े पीछे पीछे, अरे साहब वहाँ कहाँ जा रहे हैं? लौटी लौटी देखा कम से कम 50 मगर क्रोकोडाइल सब जो है वो चलना शुरू कर दिए थे, और मुझे मालूम नहीं, मुझे मैं नॉर्मल नदी समझी। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू हैव टू लिसन एवरीबॉडी। अगर आपका वहाँ कोई छोटा स्टाफ है तो वो इज मोर एक्सपीरियंस देन यू, उनको पता है, उनको पता वो नहीं है। रोकता है। आई थिंक मैंने भी 1-2 बार जीप सफारी की है, और आप जो ये नाले की बात बताते हो, अच्छा लगता है कि पत्थर है, मन करता है कि रुक जाए और कुछ फोटोग्राफ्स खींचे, बट वो गाड़ी नहीं रोकते हैं। गाड़ी नहीं रोकते, इट इज नॉट एडवाइजेबल आल्सो, बिकॉज़ देयर आर सम इंसिडेंट्स कि पीपल हैव जस्ट केम आउट ऑफ द कार जस्ट टू चेंज द ड्राइवर, राइट, एंड दैट पर्सन वाज नहीं, टाइगर लेके चला गया, लेपर्ड लेके चला गया। तो ये बड़ा होता रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लेकिन ये किसके साथ होगा ये नोबडी नोस। जो नहीं फॉलो करता है आई थिंक उनके साथ होता है। अभी जो आपने इंसिडेंट बताया टाइगर के साथ, तो आई एम श्योर इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहे होंगे अलग अलग जंगलों में। तो सबसे भयानक या सबसे डेंजरस ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपके जहन में आता है, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? हाँ, एक वो तो मैं अभी भी कभी कभी मुझे सपने वो इंसिडेंट दिखाई देता है। एक्चुअली एक जगह से मिर्जापुर फॉरेस्ट डिवीजन है जी, वहाँ से न्यूज़ आई, डीएम ने भी हमको वहाँ के बोला, कमिश्नर साहब का भी फ़ोन आ गया, हमारे कंजर्वेटर साहब का फ़ोन आया उसमें कि अरे डीएफओ साहब एक लेपर्ड निकला हुआ है और गांव में घुस गया है। वो दैट विलेज वाज ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी एमपी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, मैंने सारे रेंज ऑफिसर्स लगाया, 8-10 रेंज ऑफिसर्स थे, लेकिन मैं खुद भी गया था, रेंज ऑफिसर ने मना किया, लेकिन हम पहुँचे, हमने कहा नहीं गाँव में है, मार देगा किसी को, तो भाई ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इतना गरीब गांव था, उसको देखने के बाद मुझे लगा कि भाई अभी 2022, 2019, 20 में अभी भी हम इतने गरीब कुछ इलाके हैं, सही बात। वहाँ इकलौता घर था जिसमें कुंडियाँ लगी हुई थी, बाकी घर में कोई दरवाजे नहीं थे। तो एक कमरा था, उसमें जो है उस लेपर्ड को लोगों ने बंद कर दिया था। बोला साहब इसी कमरे में है, तो हमने वहाँ पिंजरा लगवाया, दीवार में जैसे कहते हैं ना सेंध लगाना, उस पर पिंजरा एकदम जोड़ के। तो ये हुआ कि ऊपर से हम जब टाइगर लेपर्ड को डिस्टर्ब करेंगे तो वो भागेगा तो पिंजरे में आ जाएगा। सब कुछ कर लिया, और हजारों की संख्या में वहाँ पे पॉपुलेशन थी, कम से कम 10,000 लोग रहे होंगे इलाके के, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाशा था सर्कस। लेडीज जो है बच्चों को लेके गोद में खड़ी थी, उनको पुलिस, हमको 2 ट्रक पीएसी लगवानी पड़ी थी, और मैंने कहा कि ऊपर जाओ कपड़े में, इस पर पानी डालो, 1-2 कपड़े इसके टाइल्स हटा के, तो जब लेपर्ड डिस्टर्ब होगा तो भागेगा तो ये पिंजरे में कैद हो जाएगा। वो क्या हुआ, लोगों ने जैसे ही पानी डाला, टू माय अटर सरप्राइज, इंस्टेड ऑफ रनिंग हॉरिजॉन्टली, वो अपनी जगह खड़े खड़े उसने जंप मारी, और 8 फीट ऊंचा खपड़ैल थी, उसको तोड़, जैसे ज्वालामुखी नहीं फूटता है, लेपर्ड उसमें निकला। हम लोग समझी नहीं है कि हुआ क्या है, जैसे बम विस्फोट हो जाता है उस तरह से, और वो लेपर्ड हम लोगों के ऊपर आके गिरा। सारे लोग भागे, मैं भी भागा, सब लोग भागे, लेपर्ड बाहर आ गया था, उसने 5-6 लोगों को घायल किया, लेकिन फिर वो जाके एक सेफ जगह पे बैठा हुआ था। खैर, तो वहाँ बहुत सारे यूथ था, लड़के थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि साहब सब तो भागे, आप तो डीएफओ हैं, आप क्यों भागे? तो हमने कहा ये तो तुम जानते हो मैं डीएफओ हूँ, लेपर्ड तो नहीं जानता है। अगर मुझे पता तो सबसे तगड़ा जो है बाल भाई था उसका उसको 2-3 दिन की पौष्टिक भोजन वो अपना चूज करता है। तो खैर उसका ये रिजल्ट रहा। उसमें तो हमारे साथ एडिशनल एसपी भी थे, तो बोले देव साहब आप सर इतनी जो है भयंकर हादसे में इस तरह से बोले। हमने कहा क्या बताया बच्चों को मैं समझा। फिर वो लड़के हमारे साथ हो गए, पूरे रात दिन लगे रहे। गोकू लेपर्ड हम लोग फिर भी कैप्चर नहीं कर पाए उस दिन। अच्छा। वो स्लिप करके निकल गया। हमारा पर्पज़ भी था कि गांव में न रहे, बाकी चाहे जंगल में वापस चला जाए, तो वी वांटेड दिस। तो एक तरह से उसको रेस्क्यू भी कहा जाएगा। हम उसको कैप्चर तो नहीं कर पाए, लेकिन वो जंगल में निकल गया, तो वी वर वेरी रिलीव्ड। लेकिन वो इंसिडेंट आज तक नहीं भूल सकते। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि लेपर्ड्स वगैरह गाँव में दिखे, शहरों में भी दिखने लगे। आई थिंक ऐसा एटमॉस्फेयर उस समय बन गया था, नेचर अपने आप को रिवाइव कर रहा था। तो इस तरह का जब इंसिडेंट होता है तो लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप शहर में रह रहे हैं और अचानक से आपका सामना वाइल्ड लाइफ से हो जाता है, कभी सांप आ जाता है, कभी लेपर्ड आ जाता है, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? मैम एक तो ये है कि कोविड के टाइम पे तो ये हुआ ही था,
नॉर्मल भी आप देखिए 2-4 सालों में एक आध बार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वी आर सराउंडेड बाई सो मेनी पार्क्स। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, देन भी आपका दुधवा नेशनल पार्क है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ गोंडा बहराइच है, इधर जो है मध्य प्रदेश से हम लगे हुए हैं, तमाम स्टेट से। अगर फॉरेस्ट कंटिन्यूअस होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। बीच बीच में क्या हुआ है कि सड़क बन गई है, रेलवे लाइन चली गई है, कोई जो है बिल्डिंग आ गई है, कोई ऐसा जो है तालाब आ गया है, कोई ऐसा बहुत बड़ा चेक डैम बन गया, कोई हाइड्रो पावर कट गया। अब फॉरेस्ट जो है फ्रेगमेंटेड हो गया है। जनरली जो है टाइगर या इस तरह की पॉपुलेशन अपने को एडजस्ट करती है, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस दे आल्सो लूज ट्रैक ऑफ देयर पाथ। वो भटक के बाय मिस्टेक वो शहर में आ जाते हैं। अच्छा, ये टाइगर हुआ, लेपर्ड हुआ, इनको एक वर्ड है लोफर। जनरली जो बच्चे जो है थोड़ा सा बदमाश होता है उनको लोफर है। लोफर इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लोफ। लोफ मीन्स निरुद्देश भटकना। अच्छा, बिना किसी काम के बस खाना पीना पेट भरा हुआ है तो टहल रहा है। तो लेपर्ड और ये सब जितने बिग कैट्स हैं, दे बाय नेचर दे आर लोफर्स, दे लोफ। उसी दौरान वो अपना घूम रहे हैं, वो शहर में आ गए, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता। अब लेकिन जब शहर में आ गए, हमने चारों तरफ से घेर लिया, अगर वो उसको सेफ पैसेज मिले तो चुपचाप निकल भी जाएगा। लेकिन क्या होता है, हमारी क्राउड जो मैंने जैसे मिर्जापुर बताया, शहर और गांव की पॉपुलेशन के नेचर में कोई फर्क नहीं। अगर किसी इलाके में आ जाएगा तो यहाँ भी पब्लिक चारों तरफ, आप देखिए तमाम वीडियोज आते हैं, लोग छज्जों पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, सर इधर से कोई मार रहा है, कोई कर रहा है। अगर उसको हम थोड़ा सा अपने घरों में बंद हो जाए उस दौरान और थोड़ी देर 1-2 घंटे वेट करें, लेट फॉरेस्ट पीपल कम, लेट पुलिस कम, वो अपना जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं रेस्क्यू के लिए करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। उस दौरान 2-3 घंटे में ऐसी कोई आफत नहीं आ रही कि आपका कोई ऐसा इमरजेंसी का। लेकिन लोग ये मौका देते नहीं है। और प्लस लोग वीडियो बनाना, अब तो एक नया मोबाइल हो गया है कि हमने वीडियो बना लिया है। बहुत सारे केसेस में है कि वीडियो बनाने में भी जाने गई हैं। बिल्कुल। मेरा सजेशन ये है, और इट इज़ नॉट सजेशन, इट इज़ एडवाइस इनफैक्ट, कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो इमीडिएटली टेलीफोन कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, फॉरेस्ट के डीएफओ को बताइए, पुलिस को बता दीजिए, डीएम को, किसी को बता दीजिए। आज का इन्फॉर्मेशन सिस्टम इतना बढ़िया है, एक को पता चलेगा पूरे सिस्टम को पता चलता है, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग रिड्रेसल एक्शन। दूसरा ये है कि अगर वास्तव में कभी ऐसा हो जाए, जैसे जू में लोग जाते हैं, कुछ लोग जो बीच में वो बना हुआ है उसमें कूद पड़ते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर जानवर को ये बना है कि कुछ खिलाइए नहीं तो मत खिलाइए। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आदमी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रूल्स बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं। आपको फॉरेस्ट के बारे में पता नहीं है, आपको एनिमल के बिहेवियर के बारे में पता नहीं है, और लेकिन जिसने रूल बनाए उसको सब पता है। इसलिए काइंडली फॉलो द रूल्स। आई थिंक वही सही आपने कहा कि रूल्स, आप शहर में हो या गांव में हो या जंगल जा रहे हैं, जी। अगर आप किसी भी जीव जंतु को देखते हैं तो आपको एक रूल फॉलो करना चाहिए, और एक्साइटमेंट में फोटो और वीडियोस बनाने के चक्कर में उसको डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल। अगर सरकारी लोग आके नहीं रेस्क्यू कर रहे हैं तो आई थिंक उनको भी कहीं ना कहीं ये समझ आ जाती है कि वो गलत जगह आ गए हैं, और वो खुद ही रिट्रीट बैक कर जाते हैं। और दूसरा ये कि हम इमीडिएट, जैसे मान लीजिए लोग अक्सर ब्लेम कर देते हैं कि अरे 24 घंटे से टाइगर है जी। टाइगर इतना स्मार्ट ये एनिमल होते हैं, ये जनरली किसी के हाथ से चढ़ते नहीं हैं। आप इनको प्रोबेबिलिटी के आधार पर करते हैं कि भाई इस रास्ते से जा सकते हैं, पिंजरा आपने वहाँ लगाया है, ट्रैंक्विलाइजिंग गन्स हैं, हम ट्रैंक्विलाइज करना चाहते हैं, लेकिन हमें टाइगर एक बार दिखे तो सही। अब क्या होता है, वो पेपर पे प्रेशर बनने में लगता है, न्यूज़ आइटम्स बनने सकता है, और लोग ये कहते हैं वन विभाग 4 घंटे बाद पहुंचा। दिक्कत ये तमाम ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज हैं मैम, शहरों के छोड़िए, तमाम फॉरेस्ट में सूचना मिलती है, बाय द टाइम फॉरेस्ट मशीनरी गेट्स गियर्ड अप और वहाँ पहुँचती है तो ये 4 घंटे 5 घंटा इस ट्रैफिक जाम में लगना स्वाभाविक है। अब लोग वो तुरंत कहते हैं वो 2 घंटे बाद आए थे। वो ये पुलिस के साथ भी होता है, जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि उनको लोग ब्लेम पहले करते हैं विदाउट नोइंग कि व्हाट कंडीशंस दे आर गोइंग इनटू। वी फॉरगेट कहीं ना कहीं कि आप लोग भी ह्यूमंस हैं और आपकी भी चीज़ें होती हैं। आप अगर जा रहे हैं किसी मिशन पे तो आपको प्रिपेयर होने की भी तैयारी हो। हम किसी मीटिंग में हो सकते हैं, ऐसा भी हुआ है कि हम दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ टाइगर लेपर्ड या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया।
अब बाई द टाइम आई कम बैक वहीं से हम गाइड कर सकते हैं। तो लोग ये कहते हैं डीएफओ मिसिंग है, अब वो तो हम बाद में सफाई देंगे। सही। तो आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। एंड आफ्टर दिस 35 years नाउ दैट यू आर रिटायर्ड, आपका एक और प्यार उभर के आ रहा है। यू आर इनटू राइटिंग, आप हिंदी लिटरेचर में काफ़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं, लिखते हैं। आप मॉरिशस भी गए थे हिंदी कवि सम्मेलन में, तो हाँ, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं लिखता तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग था, और हिंदी मुझे अचानक अट्रैक्शन इस था कि इमरजेंसी का पीरियड था, जब देश में इमरजेंसी लगी थी, मिसेस गांधी ने लगाया था। उसमें मैं मोस्ट प्रॉब्ली आई वाज इन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, 11th क्लास में था। और हम लोग धर्मयुग, हिंदुस्तान उस जमाने की जो सबसे बढ़िया मैगजीन थी हिंदी की, वो घर में आती थी। फादर हमारे बड़े ही वॉज रीडर। तो उसमें एक कविता छपी धर्मवीर भारती जी की, जो कि इलाहाबाद के थे, और उसके एडिटर भी थे, वो संपादक। उनकी एक कविता छपी, वो मुझे कविता की लाइनें आज भी कुछ पंक्ति एग्जैक्टली तो नहीं याद है, कि खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि बंद कर ले अपने घरों के दरवाजे और गिरा ले खिड़कियों की चिकें, क्योंकि सड़कों पर 72 वर्ष का एक बूढ़ा सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। दिस वॉज अ लाइन डेडिकेटेड टू जयप्रकाश नारायण बाबू के लिए थी। और उसके बाद वो धर्मयुग जो है बैन हो गया, धर्मवीर भारती अरेस्ट हो गए। पूरे देश में जितने भी पत्रकार और जितने भी लिटरेरी टाइप के लोग थे, सबको बंद कर दिया गया। इस घटना ने मुझे पावर ऑफ पोएट्री से इतना जो है मैस्मराइज किया, मुझे लगा मुझे भी लिखना चाहिए। मैं तो बंदी छोटी मोटी करता, लेकिन फिर मैंने कहा सीरियस। लेकिन चूंकि साइंस का स्टूडेंट था, लाइन ही बदलती गई, एयरफोर्स में चला गया, फिर फॉरेस्ट्री में आ गया, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना छोड़ा नहीं। मैंने ये जरूर तय किया था ड्यूरिंग सर्विस मैं नहीं पब्लिश करूँगा। तो आफ्टर रिटायरमेंट आई स्टार्टेड पब्लिशिंग। तो मेरे अब तक 2 संग्रह तो आ चुके हैं, तीसरा आने वाला है। पहला संग्रह मौन में मुखर स्वर है, उसमें मैंने 75 पोएम्स का कलेक्शन दिया था। किस तरह के पोएम्स है ये? मतलब कोई स्पेसिफिक जॉनर है या आपके इमोशंस है? नहीं, जॉनर भी है, स्पेसिफिक इमोशंस भी है, और मोटिवेशन भी है, रियलाइजेशन ऑफ सम अननोन फोर्स भी है। और मैंने जब मैं एयरफोर्स लौट के आया था, आई वॉज ग्राउंडेड, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस था। तो मैंने उस समय एक कविता लिखी थी, सुनाएंगे? परमिट मी आई विल शेयर, बिल्कुल, वेरी मोटिवेटिंग फॉर यूथ एज वेल। जब आप बड़ा एक कोई लक्ष्य लेके चलते हैं, तो आपको रास्ते में दिक्कतें होती हैं, आपको कुछ कष्ट, कुछ तकलीफ होगी। अगर आप उसको सह लीजिए, तो आप समझिए वही कष्ट, वही तकलीफ, वही आपका संबल बन जाता है, पावर बन जाती है, और आप उसके सहारे फिर कुछ भी कर सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो ये कविता के भाव वही है कि निहारता हूँ सूर्य को अपलक, तप्त रश्मियाँ कांच की किरचों सी गड़ती हैं, चुभती हैं आंखों में, तंतु रक्तिम हो जाते हैं, किंतु आंख नहीं भुक जाती, वरन ज्योति भर जाती है पुतलियों में, सूर्य कैद हो जाता है पलकों में। और जब कभी अंधेरे बिखरते हैं मैं बिखेरता हूँ, जब कभी अंधेरे घिरते हैं मैं बिखेरता हूँ यही ज्योति अपने कदमों के आगे, अंधेरा सर पर पैर रखकर भागता है, लुका छिपा मेरे कदमों के नीचे से ताकता है, लंबी लंबी राहों में सूर्य प्रायः वृक्षों की ओट हो जाता है, किंतु मैं निर्द्वंद वैसा ही चलता जाता हूँ इसी ज्योति के सहारे लक्ष्य तक। तुम्हें आश्चर्य है क्योंकि तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती जो तुम्हारा मन नहीं जानता। कहते हैं ना कि व्हाट माइंड डजंट नो आईज कांट सी। तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती जो तुम्हारा मन नहीं जानता। अपना आत्मविश्वास ओढ़ लो देह के चमड़ी की तरह, इनसेपरेबल। अपना आत्मविश्वास ओढ़ लो देह की चमड़ी की तरह, और मन के अंधेरों में भटको, तमाम राह उजागर होगी। नहीं मानता, मैं आदमी के लिए कह रहा हूँ, नहीं मानता कि लग हुए हम, नहीं मानता कि लग हुए हम, 3 हाथ का मानव प्रत्यक्ष मात्र नहीं है सत्य की। कहते हैं ना हमारे यहाँ सच को जानने के लिए प्रत्यक्ष, प्रमाण, अनुमान सब चाहिए। जो आप देख रहे हैं वही सच नहीं है, इसके पीछे भी कुछ है। बिल्कुल। तो नहीं मानता कि लग हुए हम, 3 हाथ का मानव प्रत्यक्ष मात्र नहीं है सत्यकीत, अंधकार की अक्षौहिणी सेना के सम्मुख। अब मैंने महाभारत का प्रसंग लिया है। अंधकार की अक्षौहिणी सेना के सम्मुख मेरा रथ जब भी आया है, मैंने देखा है अपना विराट रूप, जिसके रोम रोम में बसता प्रच्छन्न तेज,
त्रिविम आकाश, 3 डायमेंशंस में, त्रिविम आकाश के फलक आपलुप्त हुए जाते हैं इस ज्योति में, शमशान का शव भी उठता है मुदी पलकों को खोलकर। आज मेरे विश्वास के तांडव से आतंकित अंधकार व्याकरण लिखेगा ज्योति की। जय शंकर जी ने जब तांडव नृत्य किया था तो वो डमरू से जो उनके नाद निकले थे उससे कहते हैं संस्कृत व्याकरण की रचना पढ़ने की थी। उसी अंतर कथा को मैंने लिया है कि आज मेरे विश्वास के तांडव से आतंकित अंधकार व्याकरण लिखेगा ज्योति की। ताओ निहारो तुम भी मेरी तरह सूर्य को अपलक। बहुत सुंदर लिखा है आपने। इसमें पेन भी है, इसमें कॉन्फिडेंस भी है, इसमें चैलेंज भी है, इसमें मोटिवेशन भी है, इसमें नेचर और खास कर सूर्य भगवान हमें क्या सिखाते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए डाली कि हमने कहा यूथ के लिए ये एक मोटिवेटिंग है। और मैं उस समय लिखा था जब मैं हार्डली आई वॉज 23, 24, तो मुझे आज तक ये सबसे ज़्यादा पसंद है। और आई थिंक याद भी आपको उतने अच्छे से है। शुरुआत की कहता जो मुझे बिल्कुल याद है। बहुत अब तो लिखता हो तो चूंकि ज़्यादा हो गई तो भूल जाता हूँ। तो आप सिर्फ कविताएं लिखते हैं कि कहानियाँ भी कुछ आ रही हैं? मैं कहानियाँ नहीं लिखता, मैं कविताएं लिखता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह लिख देता हूँ, इंटरव्यूज वगैरह कहीं होते हैं, या बच्चों को पढ़ाना। मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उससे भी जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो थोड़ा बच्चों के लिए भी हल्का फुल्का काम करते हैं। उनकी प्रोफाइलिंग है, साइकोलॉजिकल कैसे। देयर इज़ अ वेरी गुड सिस्टम कि देयर इज़ अ क्वेश्चनियर एंड देन यू सबमिट इट एंड after that you happen to get a 5-7 page report about oneself। उससे पता चलता है कि मेरी साइकोलॉजी क्या है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। तो हमारे सर हैं वो ही HRD किए थे, तो वो प्रोफेशनल है। तो मैं उसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ था। अच्छा, तो अभी आप रिटायरमेंट के बाद जी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये करता रहता हूँ। आप विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस भी गए और वहाँ पे भी आपको मौका मिला अपनी भाषा, अपने पोएम्स को बताने की। तो आपको एक कोई डिफरेंस लगा इंडिया और मॉरिशस में, और जिस तरह से हिंदी को हम लोग परसीव करते हैं और जिस तरह से हिंदी वहाँ पे लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो जो आपका अनुभव रहा मॉरिशस का, वो कैसा था? मैं मॉरिशस जाके बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है वहाँ 50%, अराउंड 50% पॉपुलेशन वो हिंदी भाषियों की है। अच्छा। और दे आर इंडियंस इन ओरिजिन। ये बात दूसरी कि अब उनकी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन वहाँ पे है एंड दे फील प्राउड ऑफ बीइंग मॉरिशियन। लेकिन फिर भी हम लोग जाते जहाँ पहुँचते थे सब भारत से हैं, ये सुन के हम लोग भी अच्छा लगा, अरे हम भी वहीं के हैं, चाहे वो 4 पीढ़ियों पहले के होंगे। तो मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट है। हम लोगों को जो है वहाँ पे ले आने के लिए रिसोर्ट से एक बस मिली हुई थी। तो बस में गाइड्स जो है वो गर्ल्स थी। तो एक दिन माधवी थी, तो एक दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं तेजी से दौड़ता हुआ आया। मैंने कहा सारे लोग हमारे वेट कर रहे हैं। तो बोले अरे सर कहाँ रह गए थे? हमने कहा अरे छोड़ के जाती क्या भाई? माधवी, तो उसका नाम माधवी था। तो उसने कहा अरे सर मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, पांडे जी ऑन ड्यूटी बजावे सीटी, और क्या क्या उसने गाना गाया। तो मुझे बड़ी हंसी छुट्टी। हमने कहा ये तुम दबंग पिक्चर का गाना तुम कैसे गा रही हो? तो उसने कहा अरे सर हम तो सारे, हम आपको जो गाना कहिए मैं सुना दूँ। उसने सारे 10-15 गाने सुनाए बस में, और इतनी बढ़िया हिंदी, मतलब हिंदी, गुजराती, भोजपुरी, क्रियोल वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, फ्रेंच, और इवन अप टू सम एक्सटेंट डच भी बोलती थी। तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ क्या है कैसे? तो उन्होंने बताया साहब हिंदी तो ऑलमोस्ट वो लोग भी बोलते हैं जो दूसरे डिसेंट के हैं। अच्छा। लाइक चाइनीज़ हैं, वो भी हिंदी आपको बोलते दिख जाएंगे। वो बोलते नहीं, बात अलग है, बट दे नो। तो वहाँ हिंदी तो बड़े लोग कंफर्टेबल हैं। दूसरा मॉरिशस के बारे में एक बहुत बढ़िया बात मुझे बताइए, वहाँ पे एक रामायण सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे 50% इंडियंस हैं, बाकी चाइनीज़ डिसेंट के हैं, फ्रेंच हैं, और मॉरिशस के अपने जो भी रहे होंगे पुराने नेटिव्स रहे होंगे, अफ्रीकन्स बहुत हैं। लेकिन आपको ताजुब होगा जान के कि मॉरिशस का जो रामायण सेंटर है, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अनअपोज्ड, नॉट इवन अ सिंगल वॉइस ऑफ डिसेंट वाज देयर। उनके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से रामायण सेंटर बनाया गया है। और रामायण सेंटर में एक दूसरा ताजुब हुआ कि वहाँ पे उन्होंने जो मेन पुरोहित के रूप में काम कर रही है लेडी, पुरोहित क्या वो ट्रस्टी हैं, उनके हस्बैंड शायद अभी जस्ट के रहे थे। तो वहाँ पे जो पंडित जी मिले वो इलाहाबाद के अपने हनुमान सेतु के यहाँ पे थे। अच्छा। वो मुझे देख के बोले अरे भाई साहब यहाँ कैसे? तो मैंने मॉरिशस से देखा, तो मैंने कहा बोले मैं यहाँ आता हूँ। मुझे इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा था मॉरिशस का ऐसा कोई गांव नहीं है,
जहाँ मैंने जाके सुंदरकांड का पाठ नहीं किया हो। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। और आज भी वहाँ रामायण जो है, ये हिंदी से हमारे जितने भी गीता पुराण, ये सब उनका जम के करते हैं। मुझे मौका मिला विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने का। इट वॉज ग्रेस्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस। वहाँ के कल्चरल मिनिस्टर आए थे, कल्चरल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी थे, देवर ऑल देयर। हमारे टीम था 88 डेलीगेट्स का था, लेकिन हम 14 लोगों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। तो मैंने टाइम के ऊपर एक कविता सुनाई थी, लंबी कविता थी, लेकिन उनको बहुत पसंद आई। और वहाँ के जो सबसे बड़े कवियों में से एक मिस्टर धुरंधर, पूरा नाम तो मुझे नहीं याद, वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे। जब मैं स्टेज से उतरा तो ही गॉट अप, हाथ मिला, गले मिले, बोले पाटिल साहब आपने ये समय पे जो कविता सुनाई है ये बहुत ही यूनिक, और इसमें साइंस भी है और कल्चर भी है, और अपना पुराना जो है जितने पुराण है हमारे उन सबको हमने डाला है। आपकी कोई किताब हो तो मैंने उनको अपने मौन में मुखर से रिप्रेजेंट की थी। तो उनका विश्व हिंदी सम्मेलन से भी फिर मेरे थैंक्स वगैरह उन्होंने भेजा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मॉरिशस जाके। और मैं समझता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को, न केवल मॉरिशस बल्कि ऐसे सारे कंट्रीज जहाँ पे हमारे जो फोर फादर्स गए हैं, बिल्कुल, तो उनको जाना चाहिए। क्योंकि कंबोडिया, इंडोनेशिया, सब जगह हमारे सूरीनाम, ट्रिनिडाड, ये सब जगहों पे जाना चाहिए। अब तो इंग्लैंड, अमेरिका में भी हमारी संख्या इतनी है कि हम लोग जो है, अब तो वहाँ भी मंदिर बन रहे हैं, हर जगह मिनी इंडिया हम लोगों ने बसा ही दिया। मॉरिशस को मिनी इंडिया कहते ही है। बिल्कुल। आई थिंक हम लोग अपनी संस्कृति को उतना नहीं शायद देना शुरू कर रहे हैं। अब एक वो रियलाइजेशन की वेव चल चुकी है, बट बाहर में जो इंडियंस होते हैं वो बहुत मानते हैं, और आसपास के लोग भी। अगर हम प्रभु श्री राम की बात करें तो ही इज़ यूनिवर्सल। यहाँ हम भले उनको एक रिलीजन से अटैच कर दें, बट अगर वैसे उनकी लाइफ, उनके व्यक्तित्व को देखा जाए तो वो एक यूनिवर्सल चीज़ है। मतलब आप राम जैसा कोई भी बन सकता है, और सबको एस्पायर करना चाहिए उनके जैसा बनने का। मैम एक्चुअली क्या है, इंडिया के साथ क्या हुआ है कि हमको सोने की चिड़िया कहा गया लोगों ने, और हम बड़े खुश रहे। अरे भाई सोने की चिड़िया, हम सोने के तो थे क्योंकि हमारे पास बहुत ही वेल्थ थी, बहुत ही रिच थे, नॉलेज में हमारा कोई सानी नहीं था। जब लोग वहाँ पे बिना कपड़ों के शिकार करते थे और कच्चा मांस खाते थे, उस जमाने में यहाँ पे वेद और पुराण लिखे जा रहे थे। लेकिन क्या कमी हुई, तो हम लोग इतने धीरे धीरे आपस में हमारे अंदर डिसेंशंस हुए, हम मिलिट्रली जो कमज़ोर होते गए। और बीच में बौद्धिज्म का एक निगेटिव असर ये पड़ा। मैं बौद्ध को, बुद्ध भगवान को कभी नहीं कहना, उन्होंने उनकी टीचिंग्स को मिस टीचिंग्स के रूप में उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने कहा। लेकिन गीता में कहा गया अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो उससे भी बड़ा धर्म है। ये हमें नहीं बताया गया, आधा सत्य बताया गया। तो अगर हम बहुत ही स्ट्रांग थे लेकिन फिर भी हम ताकतवर नहीं रह गए थे, तो हमें गजनी से, गोरी से लेके और सब लूटते आए। और सोने की चिड़िया कहते, चिड़िया है भाई, चिड़िया को तो जो चाहे मार दे। हम सोने के अगर टाइगर होते तो कोई हिम्मत न करता। बिल्कुल। अभी टाइम आया है कि जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, हम ही नहीं कर, केवल इसी गवर्नमेंट ने, सभी गवर्नमेंट ने काम किया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने इसका विशेष ध्यान रखा, और खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी ने, कि उन्होंने एक इमेज बनाई कि इंडिया जो है न किसी से आँख झुका के बात करेगा, ना आँख उठा के बात करेगा, आँख मिला के बात करेगा। तो मुझे लगता है कि जो स्टेटस को आया है कि हम अपनी पोटेंशियल को पहचाना और हम मिलिट्रीली स्ट्रांग रहेंगे। देखिए ताकतवर की बात हर कोई सुनता है। एपीजे कलाम साहब ने कहा था, एनी अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस डज नॉट मीन एनीथिंग अंटिल इट्स वी आर स्ट्रांग। इसीलिए मिसाइल और ये सब उन्होंने बनाया है। तो ये सब लोग हमारे भारत के जो है कर्णधार थे, ऋषि मुनि इन्हीं को कहिए आज की डेट में, या राज, जैसे कहते हैं ना जनक, कि वो राजा ऋषि थे, राजा के रूप में ऋषि थे। तो ये सब राजा के रूप में ऋषि मिले हुए हैं हम लोगों को। तो हमें इनकी वैल्यू करना चाहिए, और इंडिया को जितना स्ट्रांग, और अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए हम भारत का कहीं नुकसान हो तो वो ना होने दें। मैं तो यही चाहूँगा। मॉरिशस में जाने के बाद मुझे लगा कि भारत को लोग बड़ी ही वैसी निगाहों से अब देख रहे हैं कि भाई इंडियन है, भारतीय आया हुआ है। रिस्पेक्ट, एक प्राइड, एक प्रेस्टीज वाली बात हो गई है। आपके रिलेशन में होंगे लोग, तमाम फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो बताते हैं कि हमको जो है देखने का लोगों का नज़रिया बदल गया है। आई थिंक जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जो इनिशिएटिव्स रहे, और खास करके हर एक कंट्री जाना, लोग उनके ट्रैवल को क्रिटिसाइज करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका ये जो इनिशिएटिव था कि हर कंट्री को विजिट करना, वहाँ से उन्होंने जो कल्चरल जो हमारा कनेक्शन था उसको उन्होंने रिवाइव किया। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। यही मुझे मॉरिशस के बारे में अच्छा लगा।
तो चलते चलते जो बच्चे फॉरेस्ट्री में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या करियर एडवाइस देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फॉरेस्ट्री, डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज। और कई ऐसे IAS ऑफिसर्स मेरे फ्रेंड हैं, दे आर कमिश्नर्स एंड दे, लेकिन वो कहते हैं यार पांडे जी हम फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं बन पाए, कहीं न कहीं किसी सब्जेक्ट में जो है वो रह गए होंगे। लेकिन वो उनकी मिसेस भी कह रही होगी, हमने कहा नहीं यू आर बेटर देन अस। बोले ना ये आपकी सोच है, आई डोंट वांट टू बी इनटू लाइमलाइट। ये फॉरेस्ट्री सर्विस एक ऐसी है, आप रियल इनपुट दे सकते हैं, आप गरीबों के साथ काम कर सकते हैं, ट्राइबल्स के साथ काम कर सकते हैं, आप जंगल के साथ जीना, और आप कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जो आम आदमी को विजिबल नहीं होते हैं। क्योंकि आम आदमी को जो विजिबिलिटी है, इकोसिस्टम सर्विसेज जो आपको मिलती है, हमको बढ़िया खाना मिल जाए, मेडिसिन मिल जाए, कोविड के दौरान ये सब इंजेक्शंस वगैरह बने, इट इज़ ऑल ड्यू टू द टेनियंस एंड टिंचर होते हैं। अब जैसे कोरोनिल वगैरह सब पेड़ों से हैं, जितने भी हमारे एलोपैथिक दवाएं हैं, फाइनली दे आर derived from some drug only, and that drug is derived from some of the plant। क्योंकि केमिकल ड्रग्स तो कम है और ये भी मजे की हैं। ये सर्विसेज है, फूड इंडस्ट्री में इतना हमारे रेवोल्यूशन हुआ है, तमाम चीज़ें फॉरेस्ट की हैं जो लग्जरी हुआ करती थी, अब वो देखिए धीरे धीरे नॉर्मल उसमें आ चुकी हैं। हमारी हेल्थ सर्विसेज है, ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हम हर तरह से फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, हम उसको माने या ना माने। अगर फॉरेस्ट हमारे ख़त्म हो जाए, तहस नहस हो जाए, तो जो ये सिविलाइज लाइफ हम जी रहे हैं ये ऑटोमेटिकली कहीं नहीं रह जाएगी। रीज़न भी मैम कि जो हमारे फॉरेस्ट में तमाम ऐसी स्पीशीज़ हैं जो आपको ताजुब होगा। पहला बादाम जो था, आज हम कहते हैं आमंड खाना चाहिए सुबह छील के, और ये कैलिफोर्निया आमंड्स मामागिरी जो है, ये काजू हो गया। ये पहला आमंड जो था दैट वाज वेरी बिटर इन टेस्ट, नोबडी एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं खा सकते, लेकिन फॉरेस्ट्री में उसके तमाम ऐसे फ्रेंड्स थे उस स्पीशीज़ के, सिस्टर्स ब्रदर्स थे, तो उनमें कोई ये क्वालिटी थी, उसमें बिटर टेस्ट नहीं था। उस प्रॉपर्टी को इन्फ्यूज़ किया बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इस बादाम में, एंड बादाम बिकेम एडिबल। ऐसी तमाम चीज़ें। पहले आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ जब शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री जी, तो ग्रो मोर फूड और जय जवान जय किसान, इसलिए था कि अन्न बहुत नहीं फेमस नारा था, हम लोग जय जवान जय किसान, अन्न बहुत कम था। हमारे यहाँ फसलें थी, बालियाँ लगती थी, इतनी छोटी बालियाँ, उसमें जो है जो गेहूँ धान होता छोटे छोटे पतले, तो उसके तमाम जो है उसी स्पीशीज़ के और उसी जीनस के तमाम और स्पीशीज़ जो है जंगल में मौजूद थी। उनकी बालियाँ बड़ी होती थी, उनमें बीज बड़े लगते थे। उसकी उस प्रॉपर्टी को धान गेहूँ इन सब चीज़ों में डाला गया, अचानक वही गेहूँ की फसल ज़्यादा होने लगी। हम आज सेल्फ रिलायंट हैं, न केवल सेल्फ रिलायंट, हम दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरे कोविड के दौरान हमने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाए रखा, विदेशों में भी खाना भेजा। बिल्कुल इट इज़ ड्यू टू पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का एक वो था, जीन पूल है कि हम इसका ये गुण, इस प्रॉपर्टी को इसमें इन्फ्यूज़ करके हम इसको बेहतर कर सकते। इसलिए बायोडाइवर्सिटी, जंगल का बचना तो ज़रूरी, वरना हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। एंड एज यू सेड कि ये बहुत बड़ा फील्ड है, ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके एक IFS ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप इस तरह के रिसर्च में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिसर्च में हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं, कम से कम 10 ऐसे ऑफिसर्स हैं, दे आर इन वर्किंग इन PMO प्रेसिडेंट ऑफिस, क्योंकि उनको कहीं लगा कि ये तो ऑफिसर्स बड़े काम के लोग हैं, तो फॉरेस्ट्री वाले को बहुत ज़्यादा उन्होंने लिया है। तो इट इज़ लेटरल एंट्री से भी उन्होंने लिया है, तो इट इज़ अ वेलकम चेंज। तो आई एम श्योर आपका ये इंटरव्यू देख के बहुत सारे यूथ हमारे इंस्पायर होंगे, एंड दे विल टेक अप फॉरेस्ट साइंस एज अ प्रोफेशन एंड डू वंडर्स फॉर आवर नेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज एंड सम डरावनी भी सुनने में अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड कि आपको मौका मिला। थैंक यू।